हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप डिटेल में देखेंगे कि फिजिक्स को टर्म 1 एग्जाम के बेस्ट स्कोर के लिए कैसे पढ़ा जाए। साथ ही मैं आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आई हूँ जो कि चैप्टर वाइज है, एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट बोर्ड पैटर्न है और जो आपकी प्रिपरेशन को एक नया डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंप्लीट प्लानर हाउ टू स्टडी फिजिक्स अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज विद अ मोटिवेशनल कोट। स्टार्ट करते हैं डिटेल प्लानर हाउ टू स्टडी फिजिक्स। तो देखिए, इसके लिए मैंने पहले थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले एक बार बोर्ड्स पैटर्न को एक बार फॉलो कर लेते हैं। वैसे आपने अच्छे से देख लिया होगा कि क्या है बोर्ड्स पैटर्न, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दूं। एमसीक्यूज फॉर्म में रहेगा, 90 मिनट्स का है, 45 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। आउट ऑफ 55 क्वेश्चन 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहेंगे और 35 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है। सेक्शन ए बी सी में डिवाइड है, जो कि ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स होने वाला है। फर्स्ट सेक्शन 25, उसमें से आपको 20 क्वेश्चन, सेकंड सेक्शन 24 क्वेश्चन, उसमें से आपको 20 क्वेश्चंस, और थर्ड जो है जिसमें 6 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ऑल टुगेदर आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 55 क्वेश्चन, एंड ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। तो ये जो मैंने ग्रीन से लिखा हुआ है, दैट इज़ व्हाट अबाउट द बोर्ड्स पैटर्न, जो कि आपको टर्म 1 एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हमने सैम्पल पेपर उठा लिया और स्टार्ट कर दिया, सो वो चीज़ नहीं पॉसिबिलिटी हो सकती है एक अच्छा स्कोर करने के लिए, और स्पेशली ऑब्जेक्टिव में अच्छा स्कोर करने के लिए तो हमें और ज़्यादा डेप्थ स्टडी की ज़रूरत होती है। तो देखिए, आपको ये प्लानर आप देखिए, इसको कोशिश कीजिए एग्जीक्यूट करने की। मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन में आप खुद एक इम्प्रूवमेंट देखेंगे, आप अपने कंसेप्ट्स में इम्प्रूवमेंट होता हुआ देखेंगे। मैं आपको कोई कंसेप्ट नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन आप खुद से ही अपने कंसेप्ट को बिल्डअप होता हुआ देखेंगे। तो देखते हैं, इसको अगर आप नोट भी कर लेंगे, आप एक प्लानर बना लेंगे इसका कि आपको यही आने वाले जो है 1.5 मंथ फॉलो करना है, तो आप बहुत बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ स्कोर ही नहीं, आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपका जो बेसिक इम्प्रूवमेंट फिजिक्स का बहुत हो जाएगा। चाहे आप आगे फिजिक्स रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, वो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन आपको सीरियसली इतना करने के बाद आप फिजिक्स से बहुत लव करने लगेंगे। तो वो चलिए बात की बात है। अभी स्टार्ट करते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में आपको व्हाट टू स्टडी लिखा है मैंने। अब व्हाट टू स्टडी क्या, क्योंकि अभी क्या है, कोविड की वजह से क्या है, आपका इतना ज़्यादा पोर्शन डिडक्ट है, ये डिडक्ट है, आपको लगता है यार ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना। आप डिफरेंट सैम्पल पेपर्स करते हैं, किसी सैम्पल पेपर्स में आउट ऑफ द पोर्शन क्वेश्चन आ जाता है, और किसी सैम्पल पेपर में जो पोर्शन में है वो नहीं कवर कर पाते। तो एटलीस्ट आपके साथ ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी चीज़ पोर्शन में है और वो आप उसको मिस आउट कर जाए गलती से भी, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। और ये वीडियो ख़त्म होने के बाद एटलीस्ट आपके साथ वो बिल्कुल नहीं होगा कि पोर्शन में है और हमने मिस कर दिया। एक्स्ट्रा कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाएं वो बेटर है, लेकिन छूटनी नहीं चाहिए हमारी। तो इसके बाद सबसे पहले आपको व्हाट टू स्टडी, ये मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर वाइज बताने वाली हूँ कि क्या पढ़ना है आपको चैप्टर वाइज, वो आगे हम देखेंगे। सेकेंड स्टेप आपका आता है बेसिक नोट्स। बेसिक नोट्स क्या है? बेसिक नोट्स का मतलब है कि जब आपने 12th स्टार्ट किया था, तो आपने जब वो चैप्टर फर्स्ट टाइम सीखा था, तो आपने एक नोट्स बनाया होगा, कुछ तो नोट डाउन किया होगा, कोई एक्सप्रेशंस होंगे उसमें, या फिर उस टाइम तो आपको ये भी नहीं पता था कि भाई हमारा पूरा फुल लेंथ होने वाला है या फिर ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो आप डेरिवेशंस की भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करते थे। तो वो सब कुछ करके आपने हर चैप्टर का एक एक नोट्स तो हर बच्चा बनाता है, या अच्छा खराब जो भी होता है, उसे मैंने बेसिक नोट्स का नाम दिया है। वो आपके लिए दुनिया के सबसे अच्छे नोट्स हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो चाहे आपके टीचर्स ने बनवाए हों, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने बनवाए हों, या आपने खुद से उसको स्टडी करके बनाया हो, उसको फाइनल एग्जाम्स में फॉलो करके ज़रूर जाना है। अदरवाइज़ जो भी आपने अप्रैल में जून में पढ़ा सब वेस्ट,
कोई फ़ायदा नहीं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, याद रखिए। तो बेसिक नोट स्टेप 2 पढ़ना है। स्टेप 3 क्या होना चाहिए? स्टेप 3 मैंने लिखा है फॉर्मूला लिस्ट। ये किसी भी को कॉपी मत कीजिए, फ्रेंड से मत लीजिए, किसी बुक से कॉपी मत कीजिए कि चलो नहीं, बुक से कॉपी करने का मतलब है डेफिनेटली बुक्स, नोटबुक्स, इन्हीं से आप कॉपी करेंगे, मतलब कि किसी बुक्स में लिखी हुई है फॉर्मूला लिस्ट उसको कर रहे हैं, वो नहीं। आपको खुद अपने हैंड राइटिंग में, ये काम आपको खुद से अपने हैंड राइटिंग में करना है। फॉर्मूला लिस्ट अच्छी तरह से बनाइए। फॉर्मूला लिस्ट के बाद मैंने यूनिट लिखा है। नाम दिखने में लगता है अरे यार यूनिट, ठीक है यार, यूनिट्स तो हमें पता ही है ना। यूनिट्स को बहुत डेप्थ स्टडी कीजिए। एक यूनिट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। यूनिट्स में किस तरह से आपको बोल रही हूँ, जैसे आपको पता है, आपने पढ़ा है EMI चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सेल्फ इंडक्टेंस, उसकी यूनिट क्या होती है? हेनरी। तो आप जब नोट्स बनाएंगे तो उसकी यूनिट क्या लिख लेंगे? हेनरी और H लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन उसकी और डिफरेंट यूनिट क्या हो सकती है? उसके सारे फॉर्मूलाज को फोकस कीजिए, जैसे कि phi इक्वल्स टू Li होता है, तो यहां से उसकी यूनिट हम बोल सकते हैं वेबर पर एम्पियर। phi इक्वल्स टू Li, यहां से उसकी यूनिट क्या निकल आएगी? यहां से उसकी यूनिट निकल आएगी हमारी वेबर पर एम्पियर। सो वेबर पर एम्पियर इज ऑल्सो द यूनिट फॉर हेनरी। और एक और देखिए किस तरह से इसकी यूनिट हम कैसे बनाते हैं, जैसे कि हमें पता है E इज इक्वल्स टू माइनस L di/dt। ओके, तो यहां से देखिए L की क्या यूनिट निकल जाएगी? वोल्ट सेकेंड बाय एम्पियर, ठीक है, ये L की यूनिट निकल गई, यानी वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। और वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है आपका? ओम। तो देखिए ओम सेकेंड इज द यूनिट फॉर L। नहीं पता चलेगा आपको ओम सेकेंड क्या है। तो इस तरह से हमें यूनिट्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। अच्छी तरह के हर किसी का यूनिट लिखिए, हर किसी का फॉर्मूला लिखिए, उसका यूनिट, उसका डायमेंशंस अच्छी तरह से आपको, हर किसी का डायमेंशन होना चाहिए प्रिपेयर। रट तो नहीं सकते इसको, लेकिन थोड़ा सा इजीएस्ट फॉर्म में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे में यूज़ है उसका डायमेंशन आप अच्छी तरीके से करें। फिजिकल मीनिंग, जो भी आप फॉर्मूला लिखें उसका फिजिकल मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं एक सोलिनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट Ni। तो यहाँ पर म्यू नॉट का मीनिंग तो पता होना चाहिए। Ni क्या होता है? I करंट है। व्हाट इज N हेयर? N इज नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे जो N है मेरा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको। इसी तरह से आपको जो भी फॉर्मूला लिख रहे हैं ना उसका फिजिकल मीनिंग पता होना चाहिए, वो है क्या। ऐसा ही नहीं कि बस हम लिखे जा रहे हैं, फॉर्मूला लिख रहे हैं, बस हो गया हमारा, ठीक है। तो उसका फिजिकल मीनिंग, फॉर्मूला लिस्ट बनाइए, उसी से आपको ये यूनिट वाला काम आपका वैसे ही आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है, इसी में बहुत कभी कभी स्टेटमेंट्स आते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाती है। स्केलर है या वेक्टर है, ये कहने को बहुत आसान लग रहा है, सोच रहे होंगे हमें क्या अभी टीचर ये बता रही हैं स्केलर वेक्टर, ये तो हमने 11th स्टार्टिंग में पढ़ा था, लेकिन स्टिल स्टेटमेंट्स देंगे वो रॉन्ग हो जाएंगे आपके। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ रहे हैं उसके इस बात पे ध्यान देना है आपको। डायरेक्शन, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड्स का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, या फिर हर एक उसके लिए तो डायरेक्शन जो है वो आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। तो स्टेप 3 आपको खुद से बनाना है, किसी का भी, अपने फ्रेंड्स का भी कॉपी नहीं करना, खुद अपने दिमाग से जब बनाएंगे तभी आपका दिमाग जो है उस चीज़ को और ज़्यादा आप स्ट्रेच कर पाएंगे और चीज़ें आपके सामने निकल के बाहर आएंगी। क्योंकि जब हमें फॉर्मूला पता होता है ना तभी हम उसके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो उसके फॉर्मूले से ही निकल के आते हैं। तो फॉर्मूला ऐसा नहीं होना चाहिए अरे यार कल है फिजिक्स का, अभी चलो सारे कुछ नहीं आता, चलो फॉर्मूला पढ़ने बैठ गए, तो वो कंडीशन नहीं मैं आपके साथ जाती हूँ। तो ये अच्छी तरह से स्टेप 3 आपको फॉलो करना है। स्टेप 4 क्या है? बहुत ईजी है, ग्राफ्स, फिगर्स।
इस पे बहुत अच्छी तरह से कंसंट्रेट कीजिए। ये भी मैं आपको बता दूंगी ग्राफ्स क्या हैं, फिगर्स क्या है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ। ठीक है, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा एक पॉइंट चार्ज के लिए वेरिएशन ऐसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायपोल के साथ हमारा वेरिएशन कैसे होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे या इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो प्रोपोर्शनल टू दिस। ठीक है, पोटेंशियल का वेरिएशन कैसे होता है, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल वेरिएशन कैसे होता है 1/r²। तो इन सब के ग्राफ, एक्जी का इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन, एक्सेल का फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन, तो एक मैंने एग्जांपल्स दे दिया कि आपको पता चले ग्राफ्स, फिगर्स। ठीक है, तो इसमें इन सबको आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। फिगर्स भी बताऊंगी क्या कौन सी फिगर्स आपको बेसिकली करनी है। ठीक है, तो ये आपको अभी स्टेप 5 में पता चल जाएगा। बाकी ग्राफ्स पे बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करना है। ठीक है, ग्राफ्स, फिगर्स, जैसे पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, डायपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये सारी चीज़ें आपको फिगर्स, ग्राफ वाली, डायरेक्ट फिगर देख के, ग्राफ देख के आपको कैसे भी क्वेश्चंस जो हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद स्टेप 5 आता है आपका, जिसमें आती है आपकी एनसीईआरटी रीडिंग। पूरी बुक रीड नहीं करनी है, इसका मैं डिटेल में व्हाट टू स्टडी एंड एनसीईआरटी रीडिंग अभी मैं चैप्टर वाइज आपको बताती हूँ। जब आप एनसीईआरटी रीडिंग कर लेंगे, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ एग्जैक्टली क्या करना है, मैंने आपको बता दिया। इसको करने के बाद आपका सिलेबस से कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं, और ऐसा नहीं है कि मैं आपसे एक्स्ट्रा भी करवा दूँगी कि चलो सारा ही पोर्शन करवा देती हूँ कोई नहीं छूटे, तो वो भी एक गलत चीज़ होगी। जो डिलीटेड है वो ज़रूर मैं डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, तो एनसीईआरटी रीडिंग लेनी है आपको, बताती हूँ मैं कहाँ, इनफैक्ट पेज नंबर टू पेज नंबर वो मैं आपको चैप्टर वाइज बता दूँगी। जब आप एनसीईआरटी रीडिंग ख़त्म कर लेंगे तो आप सो जाएंगे, मुझे पता है, वो सोना नहीं है। जब आप एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हो, मार्कर को लेके बैठिए। जब आप एक चैप्टर कर लेते हैं तो आपका एक एनसीईआरटी का जिस्ट रेडी होना चाहिए। एटलीस्ट उस चैप्टर में से 20 पॉइंट्स आपको रेडी करने हैं। वो 20 पॉइंट्स आप ये मत रेडी कर लीजिएगा फॉर्मूला लिख लिया, डायमेंशन लिख लिया, वो आप ऑलरेडी रेडी कर चुके हैं। तो ये आपका क्या प्रिपेयर होगा, आपका कंसेप्चुअल पार्ट प्रिपेयर होगा। क्या प्रिपेयर होगा आपका, जैसे कि किसी चीज़ में जैसे यूजेस देते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर के यूजेस तो वो बुक में लिखे हुए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, 4 यूजेस दे देंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, या कुछ भी इस तरह से, तो वो आपको एनसीईआरटी रीडिंग के अलावा कहीं से नहीं आ पाएगी, जो कि इस टर्म के लिए पूछेंगे, या फिर आपको स्पेसिफिक बोर्ड्स के लिए जो करना है वो इसके अलावा और कहीं से आपको नहीं मिलेगी। और आपको श्योरिटी भी नहीं होगी जो आप पढ़ रहे हैं ठीक है कि नहीं ठीक है। कहीं किसी बुक्स में कुछ भी अगर प्रिंटिंग मिस्टेक या कुछ भी रॉन्ग हो गया तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते ना, मैंने तो इस बुक से पढ़ लिया था, मेरे को तो इसने बता दिया था, वो रॉन्ग हो गया। तो इसलिए रिलाई कीजिए इस पर, 100% ट्रू रहेगा आपके लिए। और ये करने के बाद सोना नहीं है, जस्ट को प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, नहीं तो आपको पक्का नींद आएगी, मेरे को भी आ जाती है, तो इसलिए मैं भी कुछ ऐसी बुक्स रीड करती हूँ तो हो जाता है। तो जस्ट प्रिपेयर करेंगे ना थोड़ी थोड़ी देर बाद तो वो चीज़ नहीं होगी। अब आता है आपका बहुत टफेस्ट पार्ट, जो कि आपको प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर देगा। अब देखिए, आप जितने स्टेप तक पहुंच पाएंगे ना, आप उतना मार्क्स हाई करते जाएंगे। ज़रूरी नहीं है आप स्टेप 7 तक ही आए, आप ऐसा स्टेप 4 तक भी करके जाएंगे, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अच्छा कि नहीं, यहाँ पर हम बेस्ट की बात कर रहे हैं। बेस्ट मेरा मतलब है फुल। तो उसके लिए क्या है, स्टेप 5 हो गया आपका। स्टेप 6 में एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट जितने भी चैप्टर हैं इसकी एनसीईआरटी क्वेश्चन की एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशन सीरीज़ आपको मेरे वीडियोस में भी मिल जाएगी। और आपने जो प्रिपेयर कर रखा है वो भी ठीक है, नहीं अगर बाई चांस समझ आ रहा है बहुत स्ट्रेस करने के बाद भी, तो एक बार आप कोशिश कीजिए, मेरा भी वीडियो देख सकते हैं उस चीज़ के लिए। आपको अगर समझ में आ जाता है
तो ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है तो आप देखिए कि कौन से क्वेश्चंस आपको स्किप कर रहे हैं। बाकी एग्जैक्टली जो क्वेश्चन स्किप करने हैं जो पोर्शन में नहीं है उसका मैं आपको डिटेल अभी दे देती हूँ। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स जो मैं पेज नंबर बताऊँगी, यहाँ इस पेज से इस पेज तक के बीच में जो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल है उसको नहीं छोड़ना है आपको। एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स नहीं छोड़ने हैं, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक अलग से आप परचेज कर सकते हैं, और ये जो बुक, ये आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उसके साथ आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स जरूर साथ में होता है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स आपको नहीं छोड़ना है, सभी कीजिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। एटलीस्ट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, असर्शन रीजनिंग है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, वो तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये आपको नहीं छोड़ना है। बहुत सारे में मत पड़ जाइए कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, हम 100 क्वेश्चन कर लेते हैं, 200 क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। ये आपका बेसिक है, इससे आपकी चीज़ें इम्प्रूव होंगी। ठीक है, तो ये स्टेप वाइज चलिएगा तो ही आप इस स्टेप तक आते आते ना आपको ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। उल्टा प्रोसेस डालिएगा तो ये रिवर्स प्रोसेस ट्रू नहीं है, रिवर्सिबल, कि स्टेप 7 से स्टेप 1 पे आ जाएं। 1 से ही आपको आना पड़ेगा धीरे धीरे। जब आपका यहाँ तक प्रिपेयर हो जाता है, स्टेप 6 तक आपका प्रिपेयर हो जाता है, अब आपको चेक करना है। आप सैम्पल पेपर्स करेंगे, आपके पास जो भी अवेलेबल्स होंगे वो सारे के सारे ही आपको क्या मिलेंगे, पूरे फुल लेंथ्स मिलेंगे। जैसे कि पूरा टर्म 1 के लिए, उसमें भी आधी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके पोर्शन में होंगी, कुछ नहीं होंगी, कुछ इस तरह से हो सकता है आपके साथ। ठीक है, और आपको अगर मान लीजिए कुछ चैप्टर वाइज भी दे देंगे, तो चैप्टर वाइज अगर आपको क्वेश्चन बैंक्स में बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो क्वेश्चन 100 होंगे, 200 होंगे, किसी किसी में 300 क्वेश्चंस होंगे, उतना करने का टाइम आपके पास भी नहीं मिलेगा। इतना प्रिपरेशन करने के बाद अब आपका पोजीशन उस चैप्टर को क्या लेकर आया है, तो इसके लिए मैं आपको एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रही हूँ। चैप्टर वाइज है, वो एग्जैक्टली चैप्टर वाइज है। पहला चैप्टर जो आपको मिलेगा उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड मिलेगा। ठीक है, वो इसी पूरे पैटर्न पे बना हुआ है। उस इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में मैंने 55 क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें कि आपको वो ऑनलाइन एग्जाम है। आफ्टर द फिनिशिंग द एग्जाम आपको एग्जैक्टली पूरा रिजल्ट मिलेगा, एक्सप्लेनेटरी हर किसी के आपको ट्रू आंसर्स मिलेंगे, और उसके बाद भी अगर आपको किसी आंसर्स में कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे को इस वीडियो के साथ लिंक में या किसी भी वीडियो में आप मुझे उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो उसमें आपको 45 क्वेश्चंस ही करने रहेंगे। बाद में आप उसको देखिएगा, जो क्वेश्चंस नहीं है वो भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। हर टेस्ट को करने का मैंने आपको 3 अटेम्प्ट्स दिया है, कि बाई चांस अगर एक अटेम्प्ट आपका गलती से मिस हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो आप 2nd एंड 3rd अटेम्प्ट भी उसको कर सकते हैं। और हर क्वेश्चन के साथ आपको बहुत एक्सप्लेनेटरी आंसर दिया है। सिंपल क्वेश्चन है, यूनिट का भी इनफैक्ट मैंने क्वेश्चन पूछा है ना, तो मैंने उसके साथ सबके साथ मैंने एक्सप्लेनेटरी आंसर दिया है। कोई भी क्वेश्चन आपको बिना एक्सप्लेनेटरी आंसर्स के नहीं मिलेगा। और सेकेंड चीज़ मैंने क्या किया है, रिपीटिशन तो क्वेश्चन का बिल्कुल नहीं है, मिलेगा आपको 55 क्वेश्चन है तो 55 आपको न्यू टॉपिक्स दिखेंगे, और हर एक टॉपिक आपको उस चैप्टर का उसमें आ जाएगा, पूरा टॉपिक आपका रिवाइज हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक आपकी प्रिपरेशन को एक्चुअल में एक नया डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है अगर आप इसके साथ जाते हैं तो ये आपको हर एक चैप्टर वाइज जो है मिलेगा। पहले इस तरह से चैप्टर को गो थ्रू कीजिए, और उसके बाद जो है आप ये सेम टॉपिक पे टेस्ट कीजिए और अपने आप को पूरा सेटिस्फाई कर लीजिए। लेकिन इतना करने के बाद भी आपका रिवीजन गोल जो है वो पूरा प्रॉपर होना चाहिए। जो स्टेप 3 वाला पार्ट आपने बनाया उसका रिवीजन कांस्टेंट रखना है। ठीक है, स्टेप 3 स्टेप 4 का रिवीजन कांस्टेंट। इनफैक्ट ये तो आपने बहुत बार रिवीजन कर लिया होगा ना, अभी तक कितने बार एग्जाम तो दे चुके होंगे, कोई यूनिट टेस्ट, कोई एग्जाम। तो ये बेसिक नोट्स तो आई होप कि आपका एकदम टिप्स पे हो गया होगा। आपका नहीं है तो तुरंत टिप्स पे कर लीजिए। स्टेप 3 स्टेप 4 की कांस्टेंट रिवीजन देनी है आपको। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड ख़त्म किया तो बस इसकी कहानी भी वहीं पे स्टॉप कर दी, ऐसा नहीं। जिस्ट वाला पार्ट, क्योंकि एनसीईआरटी रीडिंग थोड़ी दोबारा से ले पाएंगे, जिस्ट वाला पार्ट आपको दोबारा रिवाइज करना है। ठीक है, इसमें देखिए क्या रिवाइज, वैसे तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपके अच्छे हो गए हैं तो इसकी रिवीजन की आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट
ये चीज़ आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी। और जब ये सारा इस तरह से चैप्टर वाइज आप अच्छे से डेप्थ में कीजिए, चैप्टर वाइज जब आपका ख़त्म हो जाता है तब मैंने एक साथ में टेस्ट सीरीज़ में 7 टेस्ट तो मैंने चैप्टर वाइज दिया है, एक फुल लेंथ भी दिया है। फुल लेंथ की वैसे भी आपके पास कोई कमी नहीं होगी, फुल लेंथ तो आपके स्कूल वाले भी लेंगे, फुल लेंथ आपको किसी बुक्स में भी आसानी से मिल जाएगा, और भी बहुत सारे लोग हैं जो फुल लेंथ आपको वैसे ही अवेलेबल हो जाएंगे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़। फुल लेंथ नहीं, आपको मुझे प्रिपेयर करवाना है पहले कि प्रिपेयर कैसे किया जाए, उसके बाद तो फुल लेंथ पे आएंगे। डायरेक्ट फुल लेंथ कर करके कैसे उस चीज़ को कर सकेंगे, कॉन्फिडेंस लूज़ होगा कि अरे यार ये भी हमें नहीं आ रहा है या ये चीज़ें नहीं हो रही। तो ये एक कंप्लीट प्लानर है, कंप्लीट पैटर्न है, इसको आपको फॉलो करना है। चलिए अब जल्दी से ये करते हैं। इसके बाद जस्ट एक मैं आपको फटाफट व्हाट टू स्टडी एंड एनसीईआरटी का थोड़ा सा बता देती हूँ पेज वाइज। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट टू स्टडी इन एनसीईआरटी पेज वाइज। सो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में सब कुछ पढ़ना है जो कि टेक्स्ट बुक में गिवन है आपका, जो कि पहले भी स्टूडेंट्स पढ़ते थे, कोविड सिचुएशन से पहले भी, तो वो आपको सब कुछ पढ़ना है। सिर्फ एक गॉस लॉ का लास्ट एप्लीकेशन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेरिकल शेल की वजह से उसके इनसाइड आउटसाइड या ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, वो सिर्फ एक पोर्शन से डिलीट किया है। आई डोंट नो वो भी क्यों डिलीट किया, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं था उसको भी डिलीट करने का। बट आपको ये सारे टॉपिक्स, चार्जेस के बारे में, कूलम्स लॉ, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस पर बहुत क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अच्छी तरह से इसको गो थ्रू करना है अलॉन्ग विद डायग्राम्स, ग्राफ्स जो भी बने हुए हैं टेक्स्ट बुक में, बीच बीच में सब अच्छे से होना चाहिए। जो भी फिगर्स बनी हुई है, ग्राफ्स, वो सब। इलेक्ट्रिक डायपोल, एक्सियल इक्वेटोरियल पे, शॉर्ट टॉर्क ऑन डायपोल, फ्लक्स, गॉसेस लॉ एंड उसकी एप्लीकेशन दो ही हैं हमारी, एक स्ट्रेट वायर और इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए। सबका अच्छे से डायरेक्शन के साथ बहुत अच्छे से करना है। अगर एनसीईआरटी पेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपको स्टेप 5 में मैंने बताया है कि एनसीईआरटी पेजेस रीड करने हैं ना, जिसको मैंने बोला था जिसको करते करते सोना नहीं है आपको, तो वो 1 to 38 पेजेस हैं। ओके, इसका जिस्ट आपको रेडी करना है, वही नहीं जो स्टेप 3 और स्टेप 4 में बोला था कि वही आप ऐसा यूनिट्स और वही सब कर लें कि हो गया हमारा तो जिस्ट रेडी, वो नहीं। ठीक है, इसको आप अपने स्मार्ट मेथड से, अपने इंटेलिजेंस की सी के अकॉर्डिंगली आप उसको रेडी करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस इसके सभी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक मैं 1.21 एक डिलीट कर पाई हूँ अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस, बाकी आपको सब कुछ करना है। और एनसीईआरटी क्वेश्चन का सल्यूशन के लिए आप मेरी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशन सीरीज़ को भी रेफ़र कर सकते हैं। सो इस चैप्टर में भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है एक्सेप्ट आपका वेन डायग्राफ जनरेटर, जो कि एनसीईआरटी में है बट आपको नहीं पढ़ना है। वेन डायग्राफ जनरेटर के अलावा बाकी सब चीज़ें आपको इसमें करनी है। मोटे मोटे टॉपिक्स में इसमें बता दे रही हूँ। व्हाट टू स्टडी, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इस पर क्वेश्चंस बहुत पूछ सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर, पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ओके, तो ये सारी चीज़ें, कैपेसिटेंस, उसका प्रिंसिपल, कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, दोनों के लिए, एंड एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। तो ये एक मोटे मोटे टॉपिक्स हो गए कि आपको क्या करने हैं। ठीक है, तो इस पर फोकस करना है। पेजेस के अकॉर्डिंग बोलूँ तो 51 से लेकर 82 तक, क्योंकि लास्ट पेज आपको डिलीट किया है जो कि 83 पेज वेन डायग्राफ जनरेटर का है, तो ये सब आपको पढ़ना है। जो एनसीईआरटी रीडिंग वाला बताया ना, वो जस्ट जो प्रिपेयर करना है, वो जिसमें सोना नहीं है वो है ये। ठीक है, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस अगर देखें अलॉन्ग विद दैट एडिशनल एक्सरसाइज, तो ये क्वेश्चंस आप इसको मिस कर सकते हैं, जो कि आपको नहीं करने हैं। अदरवाइज आप मेरे हिसाब से अगर आप बाकी क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करेंगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा लेकिन कॉन्सेप्ट उसके पीछे जो है वो समझ में आएगा, तो रियली में आपको एमसीक्यूज करने में बहुत हेल्प मिलेगा। एनसीईआरटी अपने में बहुत ज़्यादा है, और इसके सोल्यूशन में अगर आपको फिर से अगेन कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप वो मेरी सोल्यूशन सीरीज़ को रेफ़र कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, व्हाट टू स्टडी। सब कुछ स्टडी करना है,
दो ही टॉपिक हैं जो कि टेक्स्ट बुक में दिया है और आपको स्टडी नहीं करना है। एक सीरीज़ एंड पैरेलल जो है कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के स्पेशली नहीं दिया है, वैसे उसका यूज़ कहीं भी आ सकता है। आप 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं तो कोई डिलीट लायक टॉपिक नहीं है वैसे तो। सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, उसके अलावा एक आपको बस कलर कोडिंग जो है वो नहीं करनी है इसमें, बाकी सब कुछ जो है आपको करना है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिफ्ट, वेलोसिटी, मोबिलिटी, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक एनर्जी, पावर, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टर, जिसमें कि आपका कंडक्टर्स के साथ, मेटल्स के एलॉयज़ के साथ, सेमीकंडक्टर्स के साथ, इंसुलेटर्स के साथ रजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर और रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर के जो ग्राफ्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ग्रुप, मिक्स्ड ग्रुपिंग, वो सब, किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर विद अलॉन्ग विद द एप्लीकेशंस, उसके कंसेप्चुअल्स उस पर पूछे जा सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको स्टडी करना है। पेज 93 से 106 तक करना है, एक्सेप्ट 103 पेज पे कलर कोडिंग दिया है, बस कलर कोडिंग नहीं करना है आपको। और बाकी सीरीज़ एंड पैरेलल का कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं है। तो 193 से 106 करना है, जिसमें कि 103 में कलर कोडिंग है वो रहने दीजिएगा, एंड 110 से 123 पूरा सब कुछ, ये पूरा पेज पढ़ना है, इसमें कुछ भी मिस होने लायक नहीं है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में सिर्फ 3.4 लगता है डिलीट होने लायक, और बाकी कोई भी क्वेश्चन डिलीट होने लायक नहीं है। ठीक है, तो अगेन एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के डिफ़िकल्टी के लिए आप मेरी सॉल्यूशन सीरीज़ को रेफ़र कर सकते हैं। सो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की बात करें तो इसमें भी आपको सब कुछ करना है एक्सेप्ट साइक्लोटोन। साइक्लोटोन जो है वो आपके पोर्शन में इसमें डिलीटेड है। बाकी आपको मैग्नेटिक फील्ड, बॉयल-सेविट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ, उसका एप्लीकेशन, टॉरॉइड, सोलेनॉइड, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी हमारा मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है उसका पाथ कैसा हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है उसका पाथ क्या होता है, सब कुछ है। साइक्लोटोन नहीं करना है आपको, बस फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो ये सब कुछ आपको करना है। इनफैक्ट टॉर्क मैंने नहीं लिखा, टॉर्क ऑन अ मूविंग कॉइल, ये रेक्टेंगुलर लूप के वजह से जो टॉर्क होता है वो, तो ये सब कुछ आपको करना है। मतलब डेफिनेटली वो क्या हो गया, हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल हो गया ना, अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क। वही इसमें आपको जो है ये पेजेस 132 टू 139, 143 टू 159 बीच के पेजेस कुछ नहीं करने हैं। उसके बाद 163 टू 167, ये याद रखिएगा, ये जो पेज है ये आपको करना है। लेकिन आप जब मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म प्रिपेयर कर रहे हैं चैप्टर, अगर आप चैप्टर वाइज प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाला जो टॉपिक है 4.102 एंड 4.102 एंड 4.103, ये आपको जो है पोर्शन में आपको बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर के लिए दिया है। तो ये टॉपिक करना है बट नॉट फॉर इन दिस चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर। वो एक ही बात है, आप इस चैप्टर में प्रिपेयर कर लीजिए। लेकिन जैसा कि अगर आप मान लीजिए एक चैप्टर वाइज प्रिपेयर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर चैप्टर पे फोकस करते हुए, तो ये टॉपिक बेटर रहेगा। जब आप मैग्नेटिज्म एंड मैटर प्रिपेयर करें तो उसको प्रिपेयर कर लें। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कट करने लायक कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सेप्ट 4.11, 4.12, ठीक है। बाकी सब कुछ आपका इसमें है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो आपको रीड करनी है और रिवीजन क्वेश्चन करने हैं वो मैंने आपको एग्जैक्टली पेज नंबर वाइज बता दिया है। सो हम बात करें अगर मैग्नेटिज्म एंड मैटर की, तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर से आपको बहुत बड़ा पार्ट जो है वो रिलेटेड है। मीन्स आपको इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स की, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, वो पूरा नहीं करना है। मेन इसमें के टॉपिक्स पे जो फोकस देना है, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये दो टॉपिक्स आपको कहाँ मिलेंगे, चैप्टर 4 में है एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी में। तो ये वो चैप्टर्स है, बार मैग्नेट एज अ सोलेनॉइड and magnetic field lines, Earth's magnetic elements. Earth magnetic elements, 3 Earth magnetic elements, angle of dip, decline, angle of dip
और इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पूरी अच्छी तरह से प्रॉपर्टी, बार मैग्नेट्स वगैरह। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से इस पर फोकस करते हुए देखिए सोलेनॉइड में किस किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया है, वो चीज़ को अच्छे से करना है। बार मैग्नेट है सोलेनॉइड, विद इन दैट जो भी फॉर्मूला मेंशन है उससे रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। एनसीईआरटी पेजेस की बात करें तो ये बता दिया चैप्टर 4 में है ये 2 टॉपिक्स, बाकी 173 to 176 आपको अच्छे से गो थ्रू करना है, 181 to 189 अच्छे से गो थ्रू करना है। क्वेश्चंस में क्योंकि बहुत सारी चीज़ डिलीटेड है तो ये क्वेश्चन मैं बोलूँगी, प्रेफर करूँगी कि आप ये क्वेश्चंस पे ही फोकस करें। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, स्पेशली 5.1 5.2 तो पूरा फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स से बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे सब पार्ट्स हैं इन क्वेश्चंस में, तो ये 2 क्वेश्चंस आप ज़रूर करें। ओके, बाकी ये मैंने लिस्ट दी है 10, ये करने वाले क्वेश्चन है। अभी तक मैं बता रही थी जो आपको नहीं करने थे, इसमें ये करने वाले क्वेश्चंस हैं। सो इस चैप्टर में क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फेराडेज लॉ, लेंस लॉ, फेराडेज का जितने भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन फाइंड करना, इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन फाइंड करना, ये सब पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैग्नेट को हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द कॉयल या फिर अवे फ्रॉम द कॉयल, नॉर्थ पोल के नियर, साउथ पोल के पास, ऐसे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत होते हैं। एडी करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजेस ऑफ एडी करंट आपको दे देंगे, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट द यूज़ ऑफ द एडी करंट, या किस में एडी करंट डेवलप नहीं हो रहा है। सो इस चीज़ें जो आपको है, जिस्ट जो आप बनाएंगे एनसीईआरटी, उसमें ही आपको एनसीईआरटी रीडिंग से ये टॉपिक क्लियर होंगे। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसमें आपको मालूम है क्या क्या करना है। तो ये सब टॉपिक है, फुल चैप्टर है, कुछ नहीं छोड़ना। जो लास्ट फिर भी मैंने 204 से 223 तक लिखा है, क्यों? क्योंकि जो 224 पे एसी जनरेटर, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी करना है, मतलब करना है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर चैप्टर वाइज प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एसी जनरेटर नहीं करना है, वो आप नेक्स्ट उसके लिए करेंगे। क्योंकि मैंने भी अपने टेस्ट सीरीज़ में जो पूछा गया वो एग्जैक्टली बोर्ड्स पैटर्न के अकॉर्डिंग ही पूछा है। तो ये इस पे क्वेश्चंस मैंने वो नेक्स्ट चैप्टर में ही आपसे पूछे हैं। तो और ये एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस आपको ऑल एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस जो है इसमें वो करनी है। सो अल्टरनेटिंग करंट में भी आपको सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी इसमें मिस आउट नहीं कर सकते आप। अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज की वैल्यूज़, एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यूज़, आरएमएस वैल्यू, एलसीआर सर्किट अलग अलग, इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, उनमें करंट एंड वोल्टेज में क्या फेज डिफरेंस होता है, फेजर डायग्राम, उनके वेक्टर डायग्राम, इम्पीडेंस, एलसी ऑसिलेशन का जस्ट एक स्टडी करना है, क्वांटिटेटिव स्टडी करना है, और रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस दोनों। पावर इन एसी सर्किट, एक वॉटलेस करंट आपको अलग से नहीं दिया है, लेकिन आपको पावर इन एसी सर्किट दिया है, तो वो उसका पार्ट ही इंक्लूड करता है कि एवरेज पावर हमारी जो एसी सर्किट में, प्योर इंडक्टिव में, प्योर रेजिस्टिव में, प्योर कैपेसिटिव में क्या होती है, पावर फैक्टर। उसके बाद एसी जनरेटर, ये आपका ईएमआई चैप्टर में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में है, बट सिलेबस में इसमें मेंशन है। तो अगर आप मेरे टेस्ट सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आप एसी जनरेटर इस चैप्टर के लिए रेडी कीजिए। चैप्टर वाइज जैसे बोर्ड्स ने प्रिस्क्राइब किया उस तरह से करें। आप ये चैप्टर वाइज जब प्रिपेयर कर लेंगे ना, तब आपका देखिएगा, आपका जो डेप्थ जो होगा, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग तो इम्प्रूव होगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद आप फुल लेंथ पे जाएं। पहले हमें चैप्टर वाइज अच्छे से अपने आप को फिनिशिंग देना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए प्री बोर्ड्स एग्ज़ाम और आपके हर एक स्कूल एग्ज़ाम्स वगैरह वो आपका फुल लेंथ एग्ज़ाम्स लेंगे, कोई आपको ऐसे चैप्टर वाइज नहीं प्रिपेयर कराएगा। तो ये एक चैप्टर वाइज प्रिपेयर करने का आपको एक सबसे बेस्ट जो है आपको चांस है आपका, तो आप इसको ज़रूर लीजिए। किस तरह से आप कर सकते हैं, पेजेस अगर हम देखें एनसीईआरटी पेजेस तो 224 जिसमें एसी जनरेटर दिया हुआ है, और इसके तो सभी पे सब कुछ है, कुछ भी टॉपिक आप डिलीट नहीं कर सकते, आप बिलीव कीजिए। और एनसीईआरटी क्वेश्चंस इसके ऑल हैं।
विद इन दैट तो आएगा, जो भी आपको पता ही है कि जो भी एग्जाम्पल्स होगा वो सब आपको करना ही है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में अब आपको पढ़ के खुद डिटेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ, इतना पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या पढ़ा है, तो एटलीस्ट क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि हाँ, ये स्टडी नहीं करने लायक है। वैसे बहुत कम चीज़ें डिलीटेड वाली चीज़ें हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। मतलब इतना करने के बाद आपने कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक, ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया कि अरे टीचर ने बता दिया कि अभी हमने तो ये भी सब कुछ हमको करवा दिया, हमारा रिलैक्सेशन कहाँ गया, हमारा जो हमारा पोर्शन डिलीट हुआ है। पोर्शन जो डिलीट हुआ है उससे रिलेटेड कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ जो है जैसे कि करवा दिया। कार्बन कोडिंग जो है दैट इज़ डिलीटेड, परफेक्टली डिलीटेड है अच्छी तरह से। साइक्लोटोन अच्छी तरह से डिलीटेड है। उसके बाद फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं वो अच्छे से डिलीटेड है, तो वो मैं आपको नहीं करा रही हूँ। बट इतना आपको अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, कि वो आपके आगे आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर दे, इतना आपको करना ज़रूरी है। So try to follow all the steps that I have mentioned. Also refer my test series, that will really help you to enhance your performance. And the link for the test series you will get in the description box. If you have any query, then you can comment me. So all the best and keep practicing.